नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम वॉशिंगटन में चल रहे एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक संवैधानिक टकराव को गहराई से समझने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि जब दशकों पुराने कानून आज के आधुनिक और हाईटेक युद्धों से टकराते हैं तो क्या होता है? खैर, आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। ये टकराव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर शक्तियों के उस संतुलन से जुड़ा है जिस पर पूरी अमेरिकी व्यवस्था टिकी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, मई 2026 का महीना और अमेरिका की राजधानी में अचानक एक राजनीतिक भूकंप आ जाता है। एक ऐसी स्थिति सामने आती है जहां युद्ध की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के प्रति वफादारी की दीवारें अचानक दरकने लगती हैं। राष्ट्रपति की अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम घटना तो बिल्कुल नहीं है। इसने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया। एक राष्ट्रपति की युद्ध लड़ने की शक्तियां आखिर कहां खत्म होती हैं और संसद यानी कांग्रेस की शक्तियां कहां से शुरू होती हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सीनेट की बगावत, जिसे वॉशिंगटन का राजनीतिक भूकंप भी कहा जा रहा है। वॉशिंगटन में पार्टी लाइनों का इस तरह टूटना बहुत ही दुर्लभ है। अब इस वोट पर जरा गौर कीजिए। 50-47 का वो चौंकाने वाला आंकड़ा। और सबसे बड़ी बात, 4 रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल, सुसन कॉलिंस, लिसा मुर्कोव्स्की और बिल कैसिडी, इन चारों ने अपनी ही पार्टी लाइन तोड़ दी और राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ मिल गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? देखिए, ये सेनेट विद्रोह कोई रातों रात हवा में नहीं हुआ था। इसके पीछे 81 दिनों का वो लंबा संघर्ष था जिसने एक बहुत भारी मानवीय और आर्थिक कीमत वसूली थी। पूरे क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा लोग हताहत हुए। अमेरिका के 29 अरब डॉलर, जी हां, 29 बिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके थे। और तो और होर्मुज जलडमरू मध्य में एक गंभीर नाकाबंदी के चलते दुनिया भर में ऊर्जा की आपूर्ति एकदम से ठप पड़ गई। इसी विशाल और गंभीर प्रभाव ने सीनेटरों को इस असाधारण कदम को उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, युद्ध शक्तियों का बंटवारा, यानी ये पूरी संवैधानिक रस्साकशी। इस आधुनिक तूफान को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे अमेरिकी संविधान की नींव की तरफ। एक तरफ है अनुच्छेद 1, जो कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने और पैसा देने की पूरी पावर देता है, यानी चेकबुक उनके हाथ में है। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 2, जो राष्ट्रपति को सेना का कमांडर इन चीफ बनाता है। ये बंटवारा जानबूझकर किया गया था, बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर या रस्साकशी की तरह, ताकि कोई भी एक इंसान या संस्था हद से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। लेकिन फिर हुआ वियतनाम युद्ध और शक्तियों का ये संतुलन डगमगाने लगा। इसी के जवाब में 1973 में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाया गया। आपको बता दूं, राष्ट्रपति निक्सन ने इसका कड़ा विरोध किया और इस पर वीटो भी लगा दिया था। लेकिन फिर भी इसे कानून बनाया गया। इसका मकसद एकदम साफ था, किसी भी राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की स्पष्ट सहमति के देश को किसी अंतहीन और अघोषित युद्ध में धकेलने से रोकना। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, 60 दिन की घड़ी, एक टिक टिक करती उल्टी गिनती। इस 1973 के कानून ने राष्ट्रपति के लिए एक असली टिक टिक करती घड़ी सेट कर दी। इसके नियम एकदम स्पष्ट हैं। पहला कदम, राष्ट्रपति किसी खतरे के जवाब में सेना को भेज सकते हैं। दूसरा, उन्हें हर हाल में 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को इसकी सूचना देनी होगी। और तीसरा, जो सबसे अहम है, राष्ट्रपति के पास सेना को वापस बुलाने के लिए सिर्फ 60 दिन होते हैं, जब तक कि कांग्रेस इस कार्रवाई को औपचारिक रूप से मंजूरी न दे दे। ध्यान रहे, ये 60 दिन की लिमिट कोई हल्का फुल्का सुझाव नहीं है, बल्कि एक सख्त कानूनी नियम है। तो चलिए, अब इस 60 दिन वाली घड़ी को 2026 के इस ईरान संघर्ष पर फिट करके देखते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले शुरू हुए और बस ये घड़ी चालू हो गई। तनाव लगातार बढ़ता गया। फिर 7 अप्रैल को एक छोटा सा युद्ध विराम घोषित हुआ, लेकिन वो घड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टिक टॉक, और आ गई 1 मई, कानूनी 60 दिन की वो बड़ी डेडलाइन। 60 दिन पूरे हो चुके थे और कांग्रेस की तरफ से युद्ध को कोई मंजूरी नहीं मिली थी। अब देखिए आगे क्या होता है। हिस्सा 4, युद्ध विराम की खामी, यानी कानूनी दांवपेच बनाम जमीनी हकीकत। जब 1 मई की ये डेडलाइन सिर पर आ गई, तो व्हाइट हाउस को कोई ना कोई जवाब तो देना ही था। और जो कानूनी तर्क उन्होंने निकाला, वो वाकई में हैरान करने वाला था। प्रशासन ने 1 मई को कांग्रेस को एक लेटर भेजा। उनका कहना था कि चूंकि 7 अप्रैल को गोलीबारी रुक गई थी, इसलिए शत्रुता समाप्त हो गई है।
इस कानूनी दांवपेच के हिसाब से क्योंकि युद्ध तकनीकी रूप से रुक गया था, तो 60 दिन की घड़ी भी वहीं रुक गई। मतलब व्हाइट हाउस के अनुसार अब उन्हें कांग्रेस की किसी मंजूरी की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसी दिन बस कुछ ही घंटों बाद एक बिल्कुल खुला विरोधाभास सामने आया। एक तरफ तो वो आधिकारिक लेटर कह रहा था कि शत्रुता समाप्त हो गई है, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने कैमरे के सामने आकर पब्लिकली कहा, आप जानते हैं कि हम एक युद्ध में हैं। ये बयान खुद ही सारी कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ कागजों पर शांति थी और दूसरी तरफ देश का नेता मान रहा था कि युद्ध अभी जारी है। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस बात को ऐसे ही तो नहीं मान लेने वाली थी। दोनों पार्टियों के सांसदों ने मिलकर इस युद्ध विराम वाले तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। उनका पॉइंट बिल्कुल सॉलिड था। अगर हमारी नौसेना हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अभी भी एक एक्टिव नाकाबंदी या ब्लॉकेड करके बैठी है, तो इसे युद्ध विराम कैसे कह सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी नौसैनिक नाकाबंदी का मतलब सीधे तौर पर संघर्ष का जारी रहना होता है, शांति का नहीं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक संवैधानिक रस्साकशी और नियंत्रण के लिए लगातार चल रही ये लड़ाई। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ईरान का ये पूरा मामला कोई इकलौती घटना नहीं है। ये दरअसल अमेरिकी सरकार की अलग अलग शाखाओं के बीच पावर कंट्रोल की एक बहुत पुरानी लड़ाई का बस एक नया पन्ना है। कार्यपालिका यानी प्रेसिडेंट का तर्क है कि आज की इस रॉकेट की रफ्तार से भागती दुनिया में अपने देश के हितों को बचाने के लिए तुरंत और कभी-कभी अकेले ही फैसले लेने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर विधायिका यानी कांग्रेस कहती है कि नहीं, बिना बहस और आम सहमति के हम ऐसे किसी अंतहीन युद्ध में नहीं फंस सकते। 60 दिन की लिमिट का कड़ाई से पालन होना ही चाहिए। देखा जाए तो दोनों की अपनी अपनी मजबूत दलीलें हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या 1973 का बना ये पुराना कानून आज के इस ड्रोन अटैक, साइबर वॉरफेयर और बिना घोषणा वाले आधुनिक संघर्षों की जटिल दुनिया में सच में काम आ सकता है? क्या ये 60 दिन वाली घड़ी आज भी लॉजिकल है, या फिर आधुनिक युद्धों को देखते हुए इस पूरे सिस्टम को फिर से लिखने की जरूरत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।